हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसए जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिएगा तो आज शुरुआत करते हैं यार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे और ध्यान रखना किन किन जहां जहां आप गलती कर सकते हो उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। सही है, शुरुआत करते हैं। फटाफट एक बार कनेक्ट हो जाइएगा। सही है, यस। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात, पहला सवाल देखो। वन बाय वन एक एक टॉपिक से शुरुआत करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। सही है, चलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ओएमसी का है, आराम से क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिएगा, क्या आंसर आपका आएगा। फटाफट एक बार ज्वाइन कर जाइएगा। सही है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन जो आपके रिसेंटली पूछ रहा है एग्जाम में, वन बाय वन उनको कवर करते हुए चलेंगे। यस, बढ़िया क्वेश्चन है, बता दीजिएगा क्या सही आंसर होगा। एक रिएक्शन आपको दे रखी है और इस रिएक्शन में आपसे पूछ रहा है जो हमारे पास मैकेनिज्म जो फॉलो होगा, वो हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। अब देखो यार, ये लास्ट है, लास्ट मोमेंट आपकी प्रिपरेशन का है। फटाफट हम क्वेश्चंस रिवाइज करते हुए चलेंगे। यस, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, आपसे पूछा जा सकता है और इवन पेपर में आपको कुछ इस तरीके से भी ऑप्शन आपको बना के दे देगा इसके बाद भी। सही है ना, क्योंकि पेपर में आजकल क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे ही पूछे जाते हैं। सही है, तो मैं आपके लिए ऑप्शन भी बना देता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओनली थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, एटकिंस का ये एग्जाम्पल है। यस, बहुत बढ़िया। चलिएगा, सारे बच्चे आरबीक्यू कवर करके आए तो बस फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा, कहाँ आप गलती कर सकते हैं उन चीजों पे हम बात करेंगे। यस, देखो बच्चों, ये हमने डिस्कस किया हुआ भी है, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शन होती है। सही है, कभी आप सोचो, बहुत सारे बच्चे इस सवाल में ये भी सोच सकते हैं कि सर पहले इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएं। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर स्कैंडियम की बात करोगे तो स्कैंडियम +3 में है, +3 में D0 सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने का तो कहाँ सवाल ही नहीं होगा। यस, ओनली थर्ड ही हमारे पास आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। सही है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे, सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट। चलिएगा, टाइम नहीं लगाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सही है, चलिएगा एक और क्वेश्चन देखो, आपसे ये पूछा जा रहा है द मेटल प्रेजेंट इन स्रोक कैटलिस्ट। स्रोक कैटलिस्ट में हमारे पास कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। फटाफट जवाब दे दीजिएगा। कैटालाइसिस से बी पार्ट में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और पहले भी जितने भी आपने कैटलिस्ट पढ़े हैं, सारे कैटलिस्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सही है, कौन सा मेटल आपके पास स्ट्रोक कैटलिस्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे वेकर प्रोसेस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही है ना, वेकर प्रोसेस का एक बार नेट में क्वेश्चन आया था कि वेकर प्रोसेस में बताइएगा कौन सा कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, बताइएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या सही आंसर होगा। यस यस, ध्यान देना। देखो बच्चों, ये गलत बात है, ये आपके नोट्स में भी हमने स्ट्रोक कैटलिस्ट पढ़ा हुआ है यार, देखो। यस, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बनेगा, डी बनेगा, डी बनेगा। यस, मोलिबिडियम प्रेजेंट होता है, मोलिबिडियम। ध्यान देना, अगर मैं कहूं आर यू मेटल बताओ, आर यू मेटल कहां प्रेजेंट होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। आर यू मेटल कौन से कैटलिस्ट में प्रेजेंट होता है। यस, फटाफट जवाब दे दीजिएगा भाई। सेशन को शेयर कर दो, सारे बच्चे ज्वाइन कर जाओ। बस एक बार एग्जाम से पहले इनऑर्गेनिक का हमारा फाइनल सेशन है। सही है ना, सारे क्वेश्चन लगा जाओ आज। क्या बनेगा, आर यू मेटल कौन से कैटलिस्ट में प्रेजेंट होता है। देखो बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हमने 10 से 12 कैटालाइटिक साइकिल पढ़ी हुई है और कैटलिस्ट वाले चैप्टर से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सी पार्ट में भी। यस, जवाब आ गया। यस, ग्रब्स कैटलिस्ट हमारे पास होता है। कौन सा कैटलिस्ट होता है, ग्रब्स कैटलिस्ट होता है भाई।
सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपसे पूछी जा सकती है, ग्रम्स कैटलिस्ट में आरयू किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहता हूं, बताओ भाई साहब, वेकर प्रोसेस में कौन कौन से मेटल इन्वॉल्व होते हैं, तो याद रखिएगा वेकर प्रोसेस में एक तो आपके पास पीडी मेटल इन्वॉल्व होता है और दूसरा आपके पास कॉपर का हम इसमें को कैटलिस्ट हम यूज करते हैं ना। यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, कर लोगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है, लीजिएगा। यस, ये वाला सवाल बताइएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आपसे कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। यस, बने रहो। आज के सेशन में इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन में बहुत सारे कराता रहूंगा, नए क्वेश्चन भी लिखता रहूंगा, आप करते रहना। बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या सही आंसर बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर क्या होना चाहिए। देखो बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली अगर बात की जाए, समझिएगा ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट आप क्या लगाएं। देखो आपको पता है लूमो जो होगा, लूमो की अगर बात की जाए तो लूमो हमारा सीओ लिगेंड का होगा, पाई स्टार होगा। बोलो, डोनेशन हम किससे कर रहे हैं, होमो से। अगर होमो में मेटल की बात की जाए तो मेटल की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो मेटल उतना ही नीचे लाई करेगा। Mn आपका यहाँ पे +1 में है, क्रोमियम आपका 0 में है और वेनेडियम आपका -1 में है। बोलो, तो होमो लूमो कॉन्सेप्ट से भी आप चेक कर सकते हैं। बोलो भाई, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस वाले में मिलेगा। यस, बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा गैप आपका Mn+1 वाले में मिलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो होमो की एनर्जी भी बढ़ेगी भाई, होमो ऊपर जाएगा, होमो ऊपर जाएगा, होमो ऊपर जाएगा बच्चों। यस, करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपके पास बनेगा भाई, पहला ऑप्शन बन जाएगा, पहला ऑप्शन। यस, सेशन को यार शेयर जरूर करते रहो, आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो आप। सही है। यस, एक और सवाल देखो, ट्रम सिंबल का क्वेश्चन है। ट्रम सिंबल काफी बार पूछा जाता है आपसे, एटॉमिक ट्रम सिंबल भी, मोलिकुलर ट्रम सिंबल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ इनमें से कौन सी टर्म बिलोंग नहीं करेगी। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है भाई साहब, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है। यस, देखते जाओ, 1 बाई 1 एक एक टॉपिक का क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा, क्वेश्चन आप चेक करते जाइएगा। और काइंडली जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, और वीडियो को भी शेयर जरूर करते रहो। आप सब बच्चे केमिस्ट्री के ग्रुप में जुड़े हुए, एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, फटाफट बताइएगा। कोई बच्चा एक बार जवाब दे देगा फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। यस यस यस, देखो वैसे भी आपको पता है D2 सिस्टम में सर हमारे पास बेसिकली अगर बात की जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सर हम S निकालते हैं।
एस की वैल्यू हमारे पास पॉसिबल वैल्यू या तो आपके पास 1 आएगी, हाफ हाफ 1 जोड़ोगे, या फिर आपके पास 0 आएगी। तो जब मल्टीप्लिसिटी की आप बात करोगे, 2s प्लस 1 की आप बात करोगे, तो 2s प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा सर? 2s प्लस 1 हमारे पास 3 बन जाएगा, और एक आपके पास 2 बन जाएगा। सॉरी, एक हमारे पास 1 बनेगा, यही तो बनेगा। और ये 1s क्यों कह रहे हो भाई? डज नॉट बिलोंग टू D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन से कौन सा बिलोंग नहीं करता? आ जाओ भाई, चेक कर लो जिनका भी ये गलत हुआ है। D2 सिस्टम आपको पढ़ाया हुआ भी है। D2 सिस्टम की हम बात करेंगे। क्या कर रहे हो आप? अरे भाई कह रहे हैं सी ऑप्शन। हर्षिता जी आ जाओ। अरे भाई D2 सिस्टम की बात करते हैं। 1 2 पॉसिबल, s का मान 0 और 1 हो जाएगा। 2s प्लस 1 आपके पास एक तो 1 आएगा, और एक आपके पास 3 आएगा। ये स्टेट मिलेंगे। फिर आप L निकालोगे, 2 प्लस 2 से लेके 2 माइनस 2। सर 2 प्लस 2 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, और 0 भी आएगा। और फिर आपको बताया भी था 1s 1p 1d 1f 1g ऐसे लिखोगे। देन 3s 3p 3d 3f 3g। क्या कर रहे हो? इतने आसान से सवाल में गलती कर रहे हो अंकिता जी, ऐसे सवालों में गलती कर रहे हो, सवाल कर रहे हो। अरे D2 के टर्म सिंबल तो पढ़ा रखे हैं यार, क्या कर रहे हो आप? अलाउड, नोट अलाउड, अलाउड, नोट अलाउड। 1s भी होता है, 1d भी होता है, 1g भी होता है। 1s कैसे आपने जवाब दे दिया? ये गलती नहीं करनी पेपर में भाई। 3d नहीं होता है, 3d नहीं होता है। क्या कर रहे हो आप? बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। हर्षिता जी गलत है, अब भी ए ऑप्शन कह रहे हैं यार। 3d बिलोंग नहीं करता। कह रहे 1s कैसे आ रहा है? अरे ट्रम सिंबल नहीं पढ़े क्या भाई? कमाल कर रहे हो। ये आ रहा एल L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 नहीं आएगा क्या? ये आ रहा पॉसिबल ट्रम सिंबल। ब्रैड स्कीम से भी निकाल सकते हो, ब्रैड स्कीम से भी निकाल सकते हो। अरे भाई दोनों तरीके से पढ़ा रखा है, ये गलती मत करना आसान से सवालों में पेपर में। एल से निकलता है एस। एस टर्म तो आती है, 1s आता है, 1d आता है, 1g आता है, 3p आता है, 3f आता है। ध्यान रखना यार। D2 सिस्टम और दूसरा एक और क्या, कल भी बता के गया था, B2 O2, इनमें गलती मत करना। कमाल है यार, ये सवाल में एक गलत कर दिया यार, फिर क्या करोगे पेपर में? अब मत करना पेपर में, आसान से सवालों में ब्लंडर मिस्टेक मत करना, बाद में फिर नींद नहीं आएगी एग्जाम के बाद। ये सुज्जू साहब कह रहे हैं 2 प्लस 1 2 माइनस है ना। अरे यार, अरे D2 में इलेक्ट्रॉन है, D2 में इलेक्ट्रॉन है बेटा। L1 का मान भी 2 होगा, L2 का मान भी 2 होगा। L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 चलते हैं। कह रहे एस कैसे आएगा? एस तो आता है। अरे समझ गए भाई। यस, किसने सही जवाब दिया? बी ऑप्शन किसने दिया? द मून बिल्कुल सही है, दीपक बिल्कुल सही है।
हो तो हमारा आवाज में पेपर को सोल्व करना, यही तो गलती नहीं करनी है एग्जाम में। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना भाई, क्वेश्चन को पैसेंस के साथ पढ़ो। आ जाओ आगे बढ़ता हूं मैं। चलिएगा एक क्वेश्चन और है बढ़िया टर्म सिंबल का, वो और देखो। यस, ये वाला सवाल और देखो, ये वाला सवाल और देखो। अब तो क्लियर है भाई, पिछला क्वेश्चन अब तो क्लियर है। D2 वाला याद रखना यार, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करके आ जाना पेपर में। सारे पढ़े हुए पे पानी फिर जाएगा नहीं। अब बताओ, अब तो क्लियर है। ब्रैड स्कीम से निकाल लो भाई। पॉसिबल आपसे पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म नॉट बिलोंग टू D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ कौन सी टर्म बिलोंग नहीं करेगी? समझ आया? कम से कम टाइप तो कर दो भाई। चलिएगा आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल की तरफ मूव करता हूं। लीजिएगा, कोई बात नहीं, गलत हो गया, गलतियों को नोट करो, ऐसी गलती मत करना। टर्म सिंबल छोटा सा टॉपिक है, रिवाइज कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। यस, अगला सवाल देखो, इन विच स्टेट O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट व्हेन बाइंड टू हेमोग्लोबिन। जब आपके पास O2 का मॉलिक्यूल बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ, इनमें से किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। देखो आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आपको अपनी गलतियों का अंदाजा कैसे होगा? आप टेस्ट पेपर दोगे तभी तो आपको पता चलेगा आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है। फिर भी रोज शाम को मैं आपके लिए यहाँ आता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि आपको गलतियों ही मैं रियलाइज करा के जाऊं। और ये नहीं है कि भाई कुछ कंपटीशन के तौर पे हम सब लगे हुए हैं ना। आप पढ़ लो, आप गलतियां नोट करो, कहां कहां आप गलतियां कर रहे हो। बता दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इन विच स्टेट O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट व्हेन बाइंड टू हेमोग्लोबिन। बेटा पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। यस। क्या सर? सर देखो कहानी सुनो, कहानी सुनो, पूरी कहानी सुनो। हमें पता है जब हेमोग्लोबिन में O2 बाइंड करता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करता है, और सुपर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करता है। एक बात और नोट कर लीजिएगा सर, जो O बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी लगभग 1100 के आसपास है। बोलो, क्लियर है? दूसरा, जब सुपर ऑक्साइड की आप बात करोगे, जब हम मोलिकुलर टर्म सिंबल निकालते हैं, तो आपको बताया है मैंने एमओ डायग्राम से होमो पे जाओ, और आपको पता है सर इसके होमो जो है वो पाई स्टार बन जाएगा, और O2 में होमो में पाई स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सुपर ऑक्साइड आया है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, तो आपको पता है पाई में इलेक्ट्रॉन है तो लैम्बडा का मान 1 हो जाएगा। यस, टर्म हमारे पास क्या आएगी? पाई आएगा। पाई एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है? जीरेड होता है, जी लगा दीजिएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एस का मान 1/2 हो गया, 2s + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 पाई जी। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास O2 आता है, O2 प्लस आता है, सब लिखवा रखी है मैंने, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये भी देखो सर O2 जब आता है, O2 में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगभग 1560 के आसपास आती है, म्यू ओ बॉन्ड की। बॉन्ड ऑर्डर यहां पे O2 में कितना होता है सर? 2.0 होता है। O2 माइनस जाऊंगा तो ये 1160 बन जाता है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5। O2 -2 जाऊंगा तो ये आपका परोक्साइड बन गया, 750 से 850 रेंज में आता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.0 रह जाता है। अगर O2 प्लस बोल दे, O2 प्लस बोल दे, तो सर यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगभग 1850 के आसपास आती है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। O2 + 2 बोल दे तो ये वैल्यू लगभग 2200 के आसपास चली जाती है, बॉन्ड ऑर्डर 3.0 हो जाएगा। सारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डाटा भी पता होना चाहिए, सही है? जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। ये भी नेट में एक बार 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया था। O2 + 2 सबसे आगे, देन O2 प्लस, देन O2, देन O2 माइनस, सबसे पीछे O2 -2। समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये पूरा आपको स्पेक्ट्रा, इसका टर्म सिंबल की बात हो गई, और ये आपका IR का डाटा कर लोगे। चलें आगे, बोलो भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं ना, चलिएगा।
लीजिएगा अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लीजिएगा एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूं यहीं पे ओएमसी का। आओ फटाफट बता दीजिएगा, आपको मेटल टू कार्बन बॉन्ड लेंथ बतानी है। मेटल टू कार्बन बॉन्ड लेंथ, ऐसा सवाल सीएसआईआर भी पूछ चुका है, लेकिन देखते हैं आप में से किस किस को याद है। एफईसीपी का ट्वाइस है, दूसरा कोबाल्ट सीपी का ट्वाइस है, तीसरा निकल सीपी का ट्वाइस। बता दीजिए, क्योंकि जो चीजें याद करने की है उन्हीं को हम लास्ट में मेमोराइज कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ भाई साहब, फटाफट बताइएगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा? ऐसा क्वेश्चन सीएसआईआर पहले भी आपसे पूछ चुका है, एग्जाम में यस पूछा जा चुका है। चलिएगा बहुत बढ़िया, बहुत। दीपक कुमार 1 2 3 नहीं होगा यार। फेरोसीन में लोवेस्ट बॉन्ड लेंथ होती है, फेरोसीन में लोवेस्ट बॉन्ड लेंथ होती है भाई। यस, सूरज मंडल ने बता भी दिया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हम चेक कर लेंगे। यस, आओ देखो, सबसे आगे आएगा थर्ड निकल, देन आपका कोबाल्ट, देन आपका आएगा आयरन। थर्ड सेकंड फर्स्ट जिन बच्चों ने बताया है बिल्कुल सही बताया है। चलिएगा बहुत बढ़िया। आओ एक सवाल और देखो, एक सवाल और मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो। वीएससी काउंट आपको कैलकुलेट करके बताने हैं अपनी रफ नोटबुक में। फटाफट एक बार एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। आपको वीएससी काउंट कैलकुलेट करके बताने हैं इस कॉम्प्लेक्स के। वीएससी काउंट कितने होंगे इस कॉम्प्लेक्स के, फटाफट बता दो भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वीएससी काउंट कितने होंगे। एग्जाम्पल सारे हम ऐसे ही करेंगे जो आपकी रेफरेंस बुक के ही हैं, बस आप रिवाइज करते रहो, वीएससी काउंट की प्रैक्टिस करते रहो। सही है। सोलह भी जवाब आ गया है, 17 भी जवाब आ गया है। यार वीएससी काउंट तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाओ। देखो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ, जिनका जो भी आंसर आया है। देखो देखो, जब भी कोई नया एग्जाम्पल आपके पास ऐसा आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा वीएससी काउंट ही हमें करने हैं यार, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, कैलकुलेट कर देंगे हम। आ जाओ, वीएससी काउंट करने हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, देखो भाई, डब्लू मेटल है, मेटल के वीएससी काउंट कितने होंगे सर, डब्लू के होंगे 6। और यहाँ पे आपके पास जो लिगेंड दिया हुआ है, फोस्फिन लिगेंड आपको नजर आ रहा होगा। फोस्फिन लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड होता है, और ये भी 2 करेगा, ये भी 2 करेगा, जैसे डीपीई का हम कॉम्प्लेक्स। 2 और 2, ये भी 2 करेगा, ये भी 2 करेगा। एल्काइन लिगेंड कितने करेगा, 3 करेगा, ये 2 करेगा, ये कितना करेगा, 1 करेगा। 6 + 4 10, 3 13, 2 15 और 1 16। वीएससी काउंट आएंगे 16। अगर ऐसे सवालों में भी गलती करोगे तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। कल्पना 18 गलत है, एनजे केमिस्ट्री 17 गलत है। जल्दबाजी नहीं करनी यार, देखो जो चीज पढ़ ली और फिर आसान है और उसमें हम गलती करके आ जाए तो फिर ध्यान, फिर मामला बिगड़ जाता है यार। चले आगे,
चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं मैं। एक सवाल और देखो भाई, एक सवाल और देखिएगा, स्पेक्ट्रा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्या बोलते हैं, C13 NMR में, C13 NMR में, सही है, केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर आपको बता, केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या हो? मेटल के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ कार्बिन लिगेंड जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ कार्बाइन लिगेंड जुड़ा हुआ, पहला दूसरा तीसरा, बताइएगा डेलो ऑर्डर क्या हो? फटाफट बता दो भाई, डेलो ऑर्डर बता दीजिएगा, केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या बनेगा? आइएगा, देखो मैंने एक क्वेश्चन सेशन में भी आपको बताया हुआ होगा, ऐसा है नहीं, देखो ध्यान देना, जब भी टर्मिनल एल्काइन आ जाए, ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल एल्काइन आ जाए, सबसे ज्यादा इस कार्बन के लिए आता है, 235 से लेकर 400 की रेंज में वैल्यू आती है। इस CH3 की वैल्यू -20 नेगेटिव से +30 तक रहती है। सबसे ज्यादा आपका थर्ड आएगा, देन आपका सेकंड आएगा, देन आपका फर्स्ट। लिख लो आप, अगर C13 का कोई सवाल ऐसा आपको बना के दे दे, सही है, कर लोगे? बोलो। चलिएगा, एक और सवाल देखो, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला सवाल और देखिएगा। बस क्या आपको याद है? हाँ, मैंने करवाया हुआ है, देखो आपको 1H NMR में केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर बताना है, डेलो का ऑर्डर बताना है। पहला कंपाउंड आपके पास है FeC5H5 का 2 यानी कि फेरोसी। दूसरा कंपाउंड है आपके पास क्रोमियम C6H6 का 2। तीसरा कंपाउंड है हमारे पास WCH3 का 6। केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन भी मैं बना देता हूं भाई। वन एच NMR आपके सामने बोल रहा है भाई, बता दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछने लायक सवाल है भाई साहब जी। बता दीजिएगा भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जवाब सब बच्चों ने सही जवाब दिया है।
यस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यस यस यस, बिल्कुल सही है। हाँ, वैल्यू भी बता रहे हैं बच्चे। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इसकी तो वैल्यू आपको पता है, ये आपके पास लगभग 4.16 आता है, सही है। और जो आपके पास क्रोमियम के साथ ही है, मैं वैल्यू आपको बता देता हूं। जो वैल्यू आपके पास 1 HNMR में ऑब्जर्व होती है, यस, इसकी जो एग्जैक्ट है मिसलर टार्क में जो डाटा दिया हुआ है बता देता हूं, ये लगभग 4.04 के आसपास आता है। ये थोड़ी ज्यादा है क्योंकि बेंजीन आ गया है ना, सही है। और इसकी आपकी 1.23 के आसपास, इसकी सबसे कम है। बेंजीन वाला सबसे आगे आएगा। डी ऑप्शन सब बच्चों ने जवाब दिया। यस, ये हमने आरबीक्यू में भी कवर किया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन, सेकंड फर्स्ट थर्ड आपके पास बन जाएगा। कर लोगे? बोलो, समझ आया या नहीं आया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा अगला क्वेश्चन और देखो। यस, ये सवाल और आपको बताना है, क्योंकि मिसलर टार्क से एक बार पॉइंट ग्रुप का भी क्वेश्चन पूछा गया था। PTCO का थ्राइस और इसका आपके पास ट्राइमर है, डाइमर है, डाइमर 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 डाइमर, यस, ये आपके पास कंपाउंड है 2 नेगेटिव। इसमें पहला सवाल आपके पास ये है, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो? मेटल मेटल बॉन्ड बताओ। दूसरा सवाल ये है कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो? कर दीजिएगा, मेटल मेटल बॉन्ड बता दीजिएगा और दूसरा आप इसमें पॉइंट ग्रुप बता दीजिएगा। मेटल मेटल बॉन्ड और दूसरा इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप। क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है। देखो यार, मेटल मेटल बॉन्ड पूछेगा ये तो होना चाहिए। मेटल मेटल बॉन्ड तो कैलकुलेट कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो बता दीजिएगा। यस, देखो मेटल मेटल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप VSC कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्लेटिनम है, प्लेटिनम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? 10 होते हैं। 3 CO है यहाँ पे, सही है। 3 दूनी 6 आपके पास बन जाएगा। और इसको 2 से गुणा कर दीजिएगा। 10 और 6 16, 16 इंटू 2 और 2 नेगेटिव चार्ज। सर VSC काउंट आ गए 34। मेटल मेटल आप बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तो मेटल मेटल बॉन्ड आपके पास 18 इंटू 2 माइनस 34 बटा 2, 36 में से 2 गया, मेटल मेटल बॉन्ड 1 आया। व्हाट अबाउट पॉइंट ग्रुप? पढ़ाया हुआ है यार। अब आप बताओ, देखो आपने सेशन देखे हुए या नहीं देखे हुए, बताओ आप पॉइंट ग्रुप क्या होगा इसका? बताओ भाई, पॉइंट ग्रुप क्या होगा? मैंने तो सारे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के आपको पॉइंट ग्रुप पढ़ाए हुए हैं भाई, एक बार वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वो, सही है ना। उसके अलावा ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण कोहली जी कह रहे हैं सर जी D3D बनेगा। यार पढ़ते नहीं हो आप, आरबीक्यू आपने अच्छे से देखा नहीं है, तो ये सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए था। चलिएगा, आप सुन लो फिर से, आप एग्जाम में गलती मत करना, आ भी जाए तो, सही है। देखो
उसके अलावा कुछ मैं और बता देता हूं जो हमने पढ़ा हुआ है। Fe2CO9 आ जाए, क्या पॉइंट ग्रुप होता है? इसका पॉइंट ग्रुप होता है D3H। Cobalt2CO8 दे दे, इसका पॉइंट ग्रुप आपका बनता है C2। Mn2CO10 आपको दे दे, इसका पॉइंट ग्रुप बनता है D4D। अब मैंने जो एग्जाम्पल पूछा है इसमें ध्यान देना, पीटी होगा, बता के गया हुआ हूं मैं यार, इसी साल आपको एक यूट्यूब पे सेशन में भी करवाया था सवाल। पीटी पीटी होगा। ये हमारे पास दोनों सीओ कोलिनियर, दोनों सीओ कोलिनियर। बाकी की अगर बात की जाए, जैसे आप एलिन की बात करते हो, फटाफट मेरे को बताओ एलिन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? बताओ जल्दी से, एलिन का पॉइंट ग्रुप क्या होगा? बताइएगा, फटाफट बताइएगा, एलिन का पॉइंट ग्रुप क्या होगा? एलिन का पॉइंट ग्रुप बताओ। आपके पास यहां पे अगर दो बनाओगे, इसी में बना देता हूं, देखो दो सीओ आप ऐसे लगा दीजिएगा, यहां पे आप इनको अलग प्लेन में बना दीजिए, मतलब स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन रहेगा, जस्ट लाइक एलीन। इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या बनेगा? D2D। क्या बनेगा? D2D। बोलो। ये प्लेन में है तो स्टैगर्ड रहेंगे, एक अबाउ एक बिलो, जस्ट लाइक एलीन। कर लोगे? समझ आया नहीं आया? बताओ भाई, चले आगे। चलिएगा, अब एलीन से याद आया, एक एलीन का सवाल और पूछ लेता हूं आपसे, सही है? यस। उसके अलावा देखो, और जो नेट में जो क्वेश्चन आया हुआ उसकी और चर्चा कर लेता हूं एक बार। नेट में ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ भी है। Cl8-2 ये पूछा गया था, Osmium-2 Cl8-2, सही है? इन दोनों का पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा? इनमें जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड भी, और पॉइंट ग्रुप भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, इन कंपाउंड का जो कलर है, कलर किस वजह से आता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। बताइएगा, फटाफट जवाब दे दो यार, ये तो होना चाहिए यार, देखो ये तो होने चाहिए यार। रिवीजन का मतलब आप चेक करो, जो आप पढ़ चुके हो वो आपके याद है या नहीं याद। यस। पहले वाला सर जी हमारा इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में रहता है, ये D4H बनेगा। बोलो। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए, बॉन्ड ऑर्डर 4 आएगा, कल्पना D3H D3D नहीं होता है, इसका D4D बन जाएगा। यहां पे मेटल मेटल बॉन्ड आप निकालोगे तो आपको पता है 2x-8 बराबर -2 बनेगा, 2x बराबर 6 बन जाएगा, और x बराबर यहां पे ये आपके पास +3 में रहेगा। ओस्मियम +3 में अगर जाएगा तो सर ये हमारे पास कैसा सिस्टम बन जाएगा? D5 सिस्टम बन जाएगा। ओस्मियम +3 में आयरन फैमिली है, D5 सिस्टम बन जाएगा। D5 10 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3.0 बनेगा। कर लोगे? बोलो। विसर बिल्कुल सही है, 4 और 3 आएंगे, पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 3। जो इक्लिप्स होगा उसमें आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड 4 आते हैं, जो आपका ये बनता है इसमें आपके पास। कर लोगे यार, पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखना, पढ़ा भी था। सबसे पहले कौन बनता है? सिग्मा, फिर कौन बनता है? पाई, फिर कौन बनता है? डेल, डेल स्टार, फिर आपके पास पाई स्टार, फिर आपके पास सिग्मा स्टार। ओस्मियम वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? ओस्मियम वाले में 10 भरेंगे, 2 यहाँ, 4 यहाँ, 2 यहाँ, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? सर बॉन्डिंग में हमारे पास 8 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, 6/2 कितना आएगा? 3 आएगा। आरी जो है वो आपका +2 में है, आरी सॉरी +3 में है, ये कैसा सिस्टम बनेगा? D4 सिस्टम बनेगा। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 8 बॉन्डिंग तक ही भरते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 4 आ जाएगा। चलें आगे। चलिएगा, हाँ मैं क्या पूछना चाह रहा था, ये तो हो गया था मेरे दिमाग में, क्या, हाँ यस, एलिन, एलिन पे थे हम। फटाफट बता दीजिएगा,
एलिन का ये केस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आपको जस्ट ये बताना है इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा। फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चेक करो चेक करो चेक करो। सुमन सोरान कह रहे हैं D2D। अरे इसमें D2D कहां गया भाई, वो तो एलिन होता है। इस जो स्ट्रक्चर बनाया वो इसका पॉइंट ग्रुप बताइएगा। यस जवाब आ गया है, जवाब आ गया है। यस केवल कौन सी प्रेजेंट होती है एक्सिस, C2। ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, केवल एक एक्सिस प्रेजेंट होगी, CI नहीं होगा, C2 होगा, C2 C2 C2, केवल एक एक्सिस प्रेजेंट होगी। बहुत बढ़िया कमलेश, बहुत बढ़िया। हाँ अगर दोनों सब्स्टिट्यूशन हम सेम एटम पे करते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूशन हम सेम एटम पे करते हैं, अब बताओ क्या पॉइंट ग्रुप बनता है। सर अब तो बता देंगे, अब पॉइंट ग्रुप बनता है C2V। अगर एलिन में एक ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर हमारे पास पॉइंट ग्रुप बनता है CS। केवल एलिन दे दे आपके पास तो फिर आपके पास पॉइंट ग्रुप बन जाता है D2D। कर लोगे, बोलो हाँ। अब देखो ध्यान से सुनना, समझ। नेट क्या कर रहा है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। नेट ने H2O2 पूछा पॉइंट ग्रुप में, बोलो। नेट ने N2O2 N2F2 पूछा 4 नंबर में, भाई सही है। CSIR नेट अब आगे आपसे क्या पूछेगा, नेट अब आगे आपसे पूछेगा B2Cl4। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, समझ। जैसे H2O2 के आप आइसोमर बनाते हो, ये एग्जिस्ट करता है दो आइसोमर में, सिस और ट्रांस हमने बनाए, उनका पॉइंट ग्रुप पूछा। ये एग्जिस्ट करता है सिस और ट्रांस में, ये नेट ने पूछा, उनके पॉइंट ग्रुप बताओ। ये भी एग्जिस्ट करता है दो आइसोमर में, इसका पॉइंट ग्रुप क्या बने। ये भी अपने दो आइसोमर बनाता है, एग्जिस्ट इन 2 आइसोमर, इसके पॉइंट ग्रुप बताइएगा। चलिएगा ये इस सवाल का जवाब दो आप, मेरा तो करवाया हुआ है। ऊपर वाले दोनों आ चुके हैं, दोनों आ चुके हैं, मैं बता भी देता हूं। ये आ सकता है, ये नहीं पूछा है, ये आने वाला B2Cl4। H2O2 तो आपको पता है सर, ये देखो सिस बनाएंगे, एक ट्रांस बनाएंगे, एक ओपन बुक बनाएंगे। ओपन बुक का तो आपको पता ही है क्या होता है, C2 होता है, ये C2H होता है, ये C2E होता है। ऐसे ही जैसे NF2 4 नंबर में पूछ लिया था नेट ने, बताओ भाई साहब क्या ही सवाल था ये। एक ट्रांस एक सिस, ये भी C2H, ये भी C2E। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो B2Cl4 है इसका पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा। बहुत बढ़िया बात, यस यस सूरज मंडल जी, यस। देखो आरबीक्यू अगर आपने उड़ा दी है ना तो फिर आपकी केमिस्ट्री जबरदस्त हो गई। तो एग्जाम की एक बात अलग है, लेकिन आपने रेफरेंस बुक की प्रॉब्लम सारी सोल्व कर ली, देख ली ऐप के ऊपर, तो फिर समझ लो आपका लेवल जबरदस्त हो गया है। बोलो यस यस सर जी। B2Cl4 की अगर बात की जाए तो B2Cl4 हमारे पास दो आइसोमर के फॉर्म में बनाएगा। एक तो ये आपके पास प्लेनर रह जाएगा जिसका पॉइंट ग्रुप एल्कीन की तरह D2H बनेगा, बोलो। और एक आपके पास सर ये हमारे पास बन जाएगा कैसा, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एलीन की तरह, ये एक आइसोमर इसमें बनता है। अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा, D2D। D2D समझा नहीं समझा, बोलो। चले आगे, चलिएगा एक सवाल और आप, अगर आप एग्जाम से पहले जो, देखो मैं जो चीज आप भूल सकते हो, कुछ चीजें जो जिनको रिमाइंड कराने आया हूं, यस लीजिएगा। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया हुआ है पूरा,
कंप्लीट, सही है, दैट इज कोन एंगल। कोन एंगल का आप ऑर्डर बताएंगे भाई साहब, फोस्फीन लिगेंड में कोन एंगल का ऑर्डर क्या होगा? आपके पास दिया हुआ है PF3, नंबर 2 PME3, नंबर 3 PCl3, नंबर 4 PCF3 का ट्राइस। बताइएगा भाई कौन एंगल का ऑर्डर क्या होगा। और मैंने दो चीजों पे आपको देखो, आरपीएससी को वैसे नेट में नहीं पूछा गया, लेकिन आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में इस बार आ गया था। लेकिन जब आप फोस्फीन लिगेंड पढ़ते हो तो आपको फोस्फीन लिगेंड में दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए, एक तो बेसिसिटी का ट्रेंड और एक आपके पास इनका पाई एक्सेप्टिंग करेक्टर, और तीसरा आपके पास कोन एंगल जो रिएक्शंस में काम आता है। बता दीजिए क्या ऑर्डर बनेगा। यस, जवाब आ गया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सबसे आगे ध्यान से सुनना, यस सबसे आगे हमारे पास आएगा डी, बिल्कुल सही है। CF3 का लगभग ये 137 डिग्री के आसपास होता है, ये 124 डिग्री के आसपास, ये 118, ये तो लगभग 107, यस 104, 104 सॉरी 104 के आसपास। ध्यान रखना डी बनेगा, देन सी आएगा, देन बी आएगा, देन ए आएगा, DCBA। अब जिनका गलत हुआ है एक बार जरूर ऑर्डर पढ़ लेना यार, लिखवा रखा है कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में। कौन एंगल से पक्का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलें आगे, चलिएगा अगला सवाल देखो, सवाल देखते जाओ और भी सवाल मैं लिखता जाऊंगा, बस आप प्रैक्टिस करते हुए चलो। हाँ यहां थे हम, एक तो D2H पॉइंट ग्रुप बनता है इसका, और एक D2D पॉइंट ग्रुप आपके पास बनता है, कर लोगे बोलो। हाँ एक चीज और देखो, एक और एग्जांपल है इसका भाई है B4Cl4, B4Cl4, ये और अगर आपसे पूछ ले B4Cl4, B4Cl4, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है B4Cl4। देखो ये जैसे आपका P4 होता है ना भाई, जैसे आपका P4 होता है उस तरीके का ही ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। याद रखना पॉइंट ग्रुप आपका क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप आपके पास कैसा पॉइंट ग्रुप बन जाएगा, टेट्राहेड्रल, यस बिल्कुल सही है। चलिएगा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको ही बताना है। N2O इज, N2O हमारे पास क्या है, स्पेरिकल टॉप, लीनियर टॉप, एसिमेट्रिक टॉप, सिमेट्रिक टॉप। लीजिएगा ये वाला सवाल और देखो, फटाफट जवाब दे दो। N2O मॉलिक्यूल कौन सा टॉप की कैटेगरी में आएगा।
बता दो फटाफट बता दो भाई। यस यस, जवाब आ गया है सर, सेकंड होगा, बिल्कुल सही है, गलती मत कर देना, बेंट नहीं होता है भाई। यस, लीनियर टॉप आएगा और एसिमेट्रिक होता है भाई, ये बनेगा। क्लियर है, तो याद रखना टॉप से कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप थ्योरी से भी। स्पेरिकल टॉप में आपके पास कौन से पॉइंट ग्रुप आते हैं? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल। लीनियर टॉप में सी इन्फिनिटी, वी, डी इन्फिनिटी, एच, ये आते हैं। एसिमेट्रिक टॉप में, एसिमेट्रिक टॉप में जिनमें हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस C2 प्रेजेंट होती है, और बाकी सब पॉइंट ग्रुप आपके पास किस में आ जाते हैं? सिमेट्रिक में। अगर मैं आपसे कहूं एलीन, एलीन जो है, एलीन कौन सा टॉप होता है ये और बता दो, एक सवाल और बता दो, एलीन कौन सा टॉप होता है? एलीन, एलीन बता दो भाई साहब, एलीन, एलीन कौन सा टॉप बनेगा? बताओ भाई साहब, एलीन कौन सा टॉप बनेगा? इसका जवाब और दे दो। यस, एलिन कौन सी कैटेगरी में आएगा? सिमेट्रिक में आएगा। आइएगा, एक चीज और देखो भाई साहब, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, एकदम लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है, आने लायक क्वेश्चन है, देख लो। बाकी आप पढ़ के आए हो तो आप जवाब दे दोगे। फॉर द रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन आपको दी हुई है, पीडी, यहां पे CS3 है, यहां पे आपके पास सल्फर है, सल्फर के साथ कार्बन, कार्बन के साथ CS3, और यहां पे आपके पास ये बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, ये आपके पास एक रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के एलिमिनेट होके चले गए हैं, यानी कि सल्फर CH, CS3, कार्बन CS3 का थ्राइस, ये आपके पास। आपको बताना है इस रिएक्शन का रेट हाईएस्ट कब होगा। एल लिगेंड आपको दिया हुआ है, एक आपको DPP दिया हुआ है भाई, एक आपके पास ये लिगेंड दिया हुआ है, और एक आपके पास ये लिगेंड दिया हुआ है। यस, ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया हो। तो रेट कब हाईएस्ट होगा इस रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का, बता दीजिएगा। 3 लिगेंड है, इन तीनों लिगेंड के रेस्पेक्ट में आपको बताना है इस रिएक्शन का जो रेट है वो कब ज्यादा होगा। बता दो फटाफट, बता दो फटाफट, बता दो। इस रिएक्शन का, रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट कब ज्यादा होगा? कर लोगे? बोलो। यस, बिल्कुल सही है। यहां पे सर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका? बाइट एंगल का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? बाइट एंगल का ना। और बाइट एंगल क्या होता है? देखो, जो आपके पास बेसिकली ये जो पीडी मेटल है,
इसके साथ जो ये फोस्फीन लिगेंड इसके साथ आके जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा फोस्फीन लिगेंड, तो ये जो एंगल बना रहा है इसी एंगल को हम बोलते हैं बाइट एंगल। जितना बाइट एंगल ज्यादा होगा उतना ही रेट आपके पास क्या आएगा, ज्यादा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक सवाल है। यहाँ पे आपके पास पीडी मेटल आएगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा बाइट एंगल बनेगा, देन ये, और देन आपके पास, सही है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, तो बाइट एंगल गामा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे आपके पास रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट क्या होगा, ज्यादा। सेम ऐसे ही ये लिगेंड ना देके आपको क्राउडिंग वाले लिगेंड भी दे सकता है ना, बोले तो कौन एंगल फोस्फिन लिगेंड दे सकता है, वो भी क्राउडिंग कर उनके बेसिस पे भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, सही है। तो जितना ऐसी रिएक्शन में जिसमें आपके पास लीविंग ग्रुप, जो आपके पास ग्रुप रिमूव हो रहे हैं मेटल से जो जुड़े हुए हैं, जितनी क्राउडिंग ज्यादा होगी उतना ही रेट आपके पास ज्यादा होगा। कर लोगे, बोलो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आपके लिए, फटाफट बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन्वॉल्व इन सोनो गसीरा कपलिंग? ऐसे क्वेश्चन आपसे बी पार्ट में पूछा जा सकता है, कपलिंग रिएक्शन से क्वेश्चन ऑर्गेनिक में भी आता है, सही है, तो ध्यान रखिएगा भाई, बता दीजिएगा। सोनो गसीरा कपलिंग में कौन सा मेटल इन्वॉल्व होता है? अब इस बात का मतलब यह है भाई, एक बार कपलिंग रिएक्शन भी जरूर पढ़ लेना। कर लोगे? यस, बिल्कुल सही है। एसएन स्टील कपलिंग में होता है, बिल्कुल सही है भाई। कॉपर आपका सोनो गजीरा कपलिंग में इन्वॉल्व होता है। कर लोगे? तो एक बार ये भी ध्यान रखिएगा यार, कपलिंग रिएक्शन भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ना, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। चलिएगा आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखो भाई, हाँ जल्दी से आप लोग ही बताओगे, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ भी है, चैट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओगे। मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में आरडीएस स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है जब मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस काम करता है, तो उसमें आरडीएस स्टेप कौन सा होता है? रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ सी? फटाफट कमेंट आ जाने चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हुई बात यार, यस, तैयारी अब बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया जवाब दे दिया है अंकिता जी। माइग्रेटरी इंसर्शन नहीं होता, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ध्यान रखना भाई, कौन सा स्टेप आरडीएस होता है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। कर लोगे, बोलो। इतनी बात समझ आई या नहीं आई?
कर लोगे? यस। चलिएगा, एक सवाल और है, मोनसेंटो का अल्टरनेट मेथड हमारा कौन सा होता है? आपसे पेपर में कह दे मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस का जो अल्टरनेट है वो कौन सा मेथड होता है? जल्दी से बताओ भाई साहब, मोनसेंटो का अल्टरनेट मेथड कौन सा था? चैट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। मोनसेंटो का अल्टरनेट मेथड कौन सा है? गलती करते रहो, अपने जवाब देते रहो, मैं आपसे पूछता रहूंगा, बस टाइम खराब नहीं करना, आप जवाब देते रहो। जैसे ही मैं बोलूं जो भी आपको याद आता है बता दीजिए। यस यस यस। देखो, इसका अल्टरनेट आपके पास कौन सा प्रोसेस था? कैटिवा प्रोसेस था। और सुनो, कैटिवा प्रोसेस में आरडीएस स्टेप माइग्रेटरी इंसर्शन होता है। यहां पे आपका आरडीएस स्टेप माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, तो ध्यान रखिएगा भाई, आप गलती मत करना जिनसे भी गलती हुई है। कर लोगे? चलें आगे, चलिएगा। इरिडियम बेस्ड कैटलिस्ट होता है, बिल्कुल सही है। IrCO का ट्वाइस I2, ये आपके पास कैटिवा में यूज होता है, यहां पे RH मेटल आपका प्रेजेंट होता है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, लीजिएगा। हाँ भाई, बता दो फटाफट, बारंबार आपसे सवाल पूछा जा रहा है, और क्या पता इस बार आ ही जाए, इस बार CSIR सुन ही ले और ये सवाल आपको दे दे। बाकी तब तक नहीं पूछेगा, मैं पूछता रहूंगा आपसे। सवालों को इतनी बार कर लो यार, जो इंपॉर्टेंट है वो दिमाग में फिर गड़बड़ उनमें हो ही ना। बताओ फटाफट बता दो यार, ये तो सेकंडों में सवाल देखते ही जवाब दे दो भाई, देखते ही जवाब दे दीजिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड I2Br2Cl4, ये हुई बात। इसमें भी सी ऑप्शन कर रहे हैं, अरे सी कहां से होगा भाई, बताया हुआ है यार, हम मोसबेर स्पेक्ट्रा से पढ़ते हैं, दोनों आयोडीन का एनवायरमेंट क्या होगा? अलग अलग, अलग अलग होगा, अलग अलग। ये आपको मैंने मोसबेयर में भी पढ़ाया हुआ है, दूसरा आरबीबी में तो 3-4 बार करवाया हुआ है भाई। इन सवालों में गलती नहीं करनी है, जो सवाल पढ़ लिए उनमें गलती नहीं करनी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, आ जाओ। स्टोरी याद है? स्टोरी जरूर याद रखिएगा, CFT डायग्राम जरूर पढ़ के जाइएगा, CFT डायग्राम जरूर पढ़ के जाइएगा भाई, सारे पढ़ के जाने, ऑल CFT डायग्राम, ऑल CFT डायग्राम। ऑल CFT डायग्राम आपको पढ़ के जाने हैं।
हो गया होगा भाई, कर लोगे? यस। सीएफटी डायग्राम ऑफ स्क्वायर पायरामिडल ज्योमेट्री में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? यस, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा एनर्जी आपके पास है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ज्यादा होगी। सही है, सही है, सही है, सही है। टीबीपी में किसकी ज्यादा होगी? डीजेड स्क्वायर की ज्यादा। टीबीपी में डीजेड स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, इसमें आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। सही है, याद रखिएगा, हमने ट्रिक भी पढ़ी थी, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखो, ओक्टाहेड्रल में ये दो डब्बे ज्यादा होते हैं। सही है, ये आपका ओक्टाहेड्रल का होता है। यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर होता है। यहाँ डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। दूसरा फिर हम बनाते हैं भाई, यहाँ पे आपके पास डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर ये दो मिल जाते हैं। कौन कौन मिल जाते हैं? डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नीचे ही रहेंगे। डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये टीबीपी का बन जाता है। स्क्वायर पायरामिडल में क्या होता है? यस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाता है, डी जेड स्क्वायर, देन आपके पास यहाँ पे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड यही रहेंगे। ये स्क्वायर पायरामिडल का बनता है। टी और उसके बाद पीबीपी का क्या बनता है? पेंटागोनल बाई पायरामिडल का क्या बनता है? उसमें बस ये चेंजमेंट आता है, ये जो आपका बैरी सेंटर होता है, ये डब्बे इसके ऊपर चलेगा। सबसे ऊपर डी जेड स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नीचे ही रहेंगे, डी एक्स जेड, डी वाई। ध्यान रखोगे? कर लोगे? चलिएगा, ध्यान रखने हैं इस चारों डायग्राम। ओक्टाहेड्रल, टीबीपी, स्क्वायर पायरामिडल, पीबीपी। क्या पता इस बार पीबीपी का पूछे। पीबीपी और टीबीपी का लगभग सेम होता है, बस बैरी सेंटर के ये नीचे चले जाते हैं टीबीपी में, या ऊपर चले। चलिएगा, ये वाला सवाल हुआ है, फटाफट बता दीजिएगा। यस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्पाइनल का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लैम्बडा स्पाइनल पैरामीटर। स्पाइनल पैरामीटर की वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें से किसके लिए होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। स्पाइनल पैरामीटर लैम्बडा, बता दो भाई साहब, बता दो। बढ़िया क्वेश्चन है। और ऑर्डर ऑफ इनवर्स करेक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा स्पाइनल की लैम्बडा स्पाइनल पैरामीटर की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? बोलो। स्पाइनल पैरामीटर लिखवा रखे हैं, और ये चारों एग्जाम्पल आपके नोट्स में हैं। चारों एग्जाम्पल आपके नोट्स में हैं। यस, देखो बच्चों, स्पाइनल की बात की जाए तो वैसे भी आपको पता है, इसमें हमने लिखा भी था लैम्बडा की वैल्यू कितनी होती है, पार्शियली इनवर्स होता है 0.38। इसको पेपर में कंप्लीटली इनवर्स भी बोल सकते हैं इसके। यस, लैम्बडा की वैल्यू बच्चों ने कमेंट भी कर दी, 0.45 होगी। जिंक वाला जो होता है, ये वाला आपका क्या होता है? नॉर्मल। इसमें लैम्बडा आपका 0 ही रहता है। इस वाले में लैम्बडा की वैल्यू लगभग 0.1 के आसपास होती है। तो आपसे इनका इनवर्स बिहेवियर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इनवर्स बिहेवियर सेकंड का होगा, देन फर्स्ट का होगा, देन थर्ड का होगा, और फिर फोर्थ का होगा। ये आपके पास बन जाएगा। कर लोगे? यस, बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये भी। चलिए आगे, चलिए। हाँ, एक चीज और देखो, ये और बताओ भाई साहब, आपसे कह रहा है कि बताइएगा एफ सेंटर इन आयनिक क्रिस्टल आर। एफ सेंटर क्या होता है? यह सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, एफ सेंटर क्या होता
एप सेंटर क्या होता है? अरे 2.4505 नहीं बोल रहे बेटा। ये जो बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, बच्चों ने जो कमेंट किया है वो ये कमेंट किया है कि जो दूसरा है ना उसकी वैल्यू होगी 0.45। ये तो सबको पता है यार, इतना तो सब पढ़ के बैठे हैं यार। 0.5 से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। ये वाला सवाल बताओ भाई साहब, एफ सेंटर क्या होता है? यार पूछता है ऐसे सवाल, बी पार्ट में पूछता है। एफ सेंटर किसको बोला जाता है? बट बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड, कुछ बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट, बस यही पे खेल बिगड़ जाता है। देखो यार सुनो ध्यान से, जब हम, ध्यान से सुनना, जब आप हीट भी करते हो Cl2 की प्रेजेंस में NaCl को, तो आपने देखा होगा जो सोडियम है वो अपना लैटिस साइट आपके पास छोड़ के जाता है, या जो क्लोरीन है वो भी अपनी लैटिस साइट छोड़ के जाता है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आके बैठता है। अरे समझे या नहीं समझे? एक ने थर्ड भी बता दिया, बहुत बढ़िया भाई। अरे थर्ड कहां से ले आए यार? कह रहे लेटिस साइट दैट आर वैकेंट, उनको बोलते हैं एब्सेंट। अमरदीप जी ए ऑप्शन होगा, अमरदीप है जी, अमरदास, अमरदास ए ऑप्शन होगा, लेटिस साइट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। लेटिस साइट कंटेन इलेक्ट्रॉन वो होता है आपके पास क्या? एब्सेंटर। लेटिस साइड से आपका एटम जाता है और उसके उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, ना कि इंटरस्टिशियल साइट। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर प्रोड्यूस होता है कंपाउंड का। बोलो भाई, सॉलिड स्टेट में आयनिक क्रिस्टल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समझा नहीं समझा? चलिएगा, अब एक सवाल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखो देखो, बुक किताब के साथ ही चल रहा हूं मैं, जो जो सवाल आपको करवाता जा रहा हूं किताब के साथ ही चल रहा हूं, क्योंकि आज मेरे को लिखने का टाइम नहीं मिला। सही है। बाकी कुछ क्वेश्चन पुराने जो है इंपोर्टेंट वो डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ये वाला सवाल और करके बता दो फटा। और जो किताब मेरे हाथ में, इसमें कई बार नेट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं भाई साहब, 4-4 नंबर में, तो लगा लीजिएगा सवाल। सब बच्चे अपना अपना करेंगे ये सवाल। हालांकि क्या पता ये सवाल मैंने पहले भी करवा रखा है, अब पता नहीं कौन से वाले सेशन में करवाया था, एक बार रिवाइज कर लो। यस, आपसे ये पूछा गया है, 3 कॉम्प्लेक्स आपके सामने मैंने बनाए हैं। यस, आपको इन तीनों का ऑर्डर बताना। ऑर्डर क्या बताना है? एमओ एमओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कर दीजिएगा भाई। मान लो पेपर में ही सवाल आ गया 4 नंबर, बता दीजिएगा एमओ एमओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा। कर दो फटाफट कर दो भाई।
चलिएगा, लगभग सब बच्चों ने सही बताया, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रख देना यार, जो आपका मेटलिक क्लस्टर वाला जो सेशन था, मेटल क्लस्टर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ओएमसी में, उसके पहले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर रखे हैं। सही है, यस बिल्कुल सही है। पहले वाले में बॉन्ड ऑर्डर आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर निकाला होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाला है सर। पहले वाले में कितना आया, 3 आया, दूसरे में 3.5 आया, और इसमें 4.0 आया। यही निकाला है भाई आपने, यस। और बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर का जो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा, वो आपके पास बॉन्ड लेंथ से अपोजिट हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा पहले में है। सवाल इतना सा था, आपको जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी। 2x माइनस HPO4 दे दिया है, HPO4 पे आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना था। ये आपके पास P डबल बॉन्ड O, एक OH बन जाएगा, एक O माइनस, एक O माइनस, दो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो 2x माइनस 8 बराबर -2 बन जाएगा, 2x बराबर 6 बन जाएगा। यानी कि यहाँ MO आपका +3 में है, +3 में है तो D3 सिस्टम बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, 2x माइनस 8 बराबर -3 जाएगा, 2x बराबर उधर लेके जाएंगे तो +5 बन जाएगा। सही है, +5 में 2 MO है, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 12 में से 5 गए, 7 भरोगे तो 7 बॉन्डिंग में ही जाएंगे। सही, 8 तक तो बॉन्डिंग में ही जाते हैं। तीसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, 2x माइनस 8 बराबर -4, 2x बराबर 4। यानी कि यहाँ पे 6 और 6 12 में से 4 इलेक्ट्रॉन गए, 8 भरोगे, बॉन्डिंग तक ही जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 4 बन जाएगा। कर लोगे, बोलो। चलिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने ऐसे किए हुए हैं, बस उन्हीं में से कोई एग्जांपल आपका एग्जाम में आ जाए। यस, ये सवाल यार काफी टाइम हो गया मैंने पूछते वक्त, ये सवाल ही बढ़िया है कंपाउंड केमिस्ट्री का। यस कंपाउंड केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ReS2C2PH का ट्वाइस का थ्राइस, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बताओ। बढ़िया एग्जांपल है, काफी सारी किताबों में दिया हुआ है। सही है ना, बहुत सारी रेफरेंस किताबें आप पढ़ते हो, उनमें भी ये दिया हुआ है। ये बता दो भाई साहब। चलिएगा, जवाब आ गया, नेहा ने जवाब दे दिया है सर जी, बी बनेगा। यस, बी ऑप्शन बनेगा भाई, बी ऑप्शन बनेगा, बी बनेगा। नेहा यादव SD5 बिल्कुल सही है। ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक में ज्योमेट्री में यही आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। यस, देखो यार गलती नहीं करनी है, ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक बनेगा। ये जो लिगेंड है, ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड कैसे बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मैंने आपको, मेटल जो है वो आपका आरी है। सही है, और क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है, इसका जो एनवायरमेंट बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से ये बनेगा। आरी मेटल जो होगा, ये मैंने एज बता बनाई है, बीच में प्रेजेंट होगा सल्फर सल्फर सल्फर, सल्फर सल्फर सल्फर। एक बाइडेंटेट लिगेंड ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे जुड़े हुए। ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक। ऐसे ही बच्चों एक सवाल पहले भी पेपर में आ चुका है, आप सबने देखा भी होगा। ReH9 -3 या -2, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपके पास आया हुआ है।
ReH9 - 2, यस, याद करो। ये जो एग्जाम्पल बनता है ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में बनेगा, TTP बनेगा, ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक, ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिस्मेट्रिक। कर लोगे? चलिए आगे चलिएगा, बहुत बढ़िया। लीजिएगा ये वाला एग्जाम्पल और करके बताओ आप। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, सही है ना, और मिसलेनियस एग्जाम्पल है। ये वाला सवाल और करके बताइएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये बताना है स्ट्रक्चर टाइप और शेप कैसी होगी H2 ओस्मियम का 6CO18। जल्दी से बता दो स्ट्रक्चर टाइप कैसा होगा और इस क्लस्टर की शेप कैसी है। स्ट्रक्चर टाइप बोले तो क्लोजोनिडो, ये आपको बताना है, और शेप कैसी होगी ये सवाल और कर लीजिएगा, फटाफट जवाब दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है भाई साहब, सही जवाब दिया है। गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ये हुई ना बात, हार भी क्यों करके आए। देखो बच्चों, मिसलेनियस केस में भी हमने बताया था, ये ऑक्टाहेड्रल मत कर देना भाई साहब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। या कैप्ड स्क्वायर पायरामिडल आप इसको बोल सकते हो। ओस्मियम के साथ ओस्मियम, 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 इस तरीके का ये आपका क्लस्टर बनेगा। ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पायरामिडल टाइप आपके पास क्लस्टर बनेगा, और कुछ इस तरीके का। और सर एक इसमें हमारे पास हम क्या कर देंगे, 5 तो ये हो गए, और एक हम कर देंगे कैपिंग, मोनो कैप्ड स्क्वायर पायरामिडल बनेगा। बोलो, या फिर आप इसको बोलोगे क्या बोलते हैं, मोनो कैप्ड निडो, मोनो कैप्ड निडो। गलती नहीं करनी है भाई सवाल में, कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिएगा एक और कॉम्प्लेक्स देखो। इस कॉम्प्लेक्स में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपको बताने हैं, और इस कॉम्प्लेक्स की भी स्ट्रक्चर टाइप कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर टाइप कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर टाइप कैसा बनेगा। एक तो आपको इसका VSC काउंट बताना है, और दूसरा स्ट्रक्चर टाइप ये कैसा बनेगा।
स्ट्रक्चर टाइप और बता दीजिएगा भाई। चलिएगा, जवाब आ गया, यस बिल्कुल सही है। वीएससी काउंट सबने सही बताए हैं भाई, बिल्कुल सही है। वीएससी काउंट आरई है, आरई के आप कितने इलेक्ट्रॉन लेते हो? सर आरई के 7 लेते हैं, 7 इंटू 7 बनेगा, कार्बन के 4 हो जाएंगे, और 21 इंटू 2 प्लस 3 42, 3 45, 45 और 4 49, और 49 98 बन जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैप्ड ऑक्टाहेड्रन बनेगा भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है सबने। ये आप एक कैपिंग करा दोगे, कर लोगे? यस। आ जाओ, एक एग्जांपल और देखो। यस, इसमें कह रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताओ आप, और फटाफट शेप भी बताओ भाई। शेप क्या बनेगी, शेप क्या बनेगी इस कंपाउंड की? यस यस, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बनेगा, बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बनेगा। हेक्सागोनल बाई पायरामिडल, सब बच्चों ने सही जवाब दिया है, हेक्सागोनल बाई पायरामिडल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है। अब देखो, दो सवाल मैं आपसे कंपाउंड केमिस्ट्री के करवाने वाला हूं, दोनों क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिएगा। यस, सवाल पहला मेरा ये है, विच हैज डिफरेंट ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग। इनमें से डिफरेंट ज्योमेट्री किस किस की है? ये वाला सवाल हो गया। जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, इनमें से डिफरेंट ज्योमेट्री किसकी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग? अर्थिता जी ये कैसे होगा? देखो यार, सारे एग्जाम्पल आपके नोट्स में करवा रखे हैं यार, ये तो हमने बॉन्डिंग में, दोनों एग्जाम्पल तो बॉन्डिंग में पढ़ाए हुए हैं। ये दोनों हमारे पास कैसे होते हैं? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेट्रिक होते हैं। TAF8-3, यस सर, ये हमारे पास क्यूबिक होता है, क्यूबिक, बोलो। और ये भी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेट्रिक बनता है, ये भी कैसा बनता है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेट्रिक। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। एक सवाल और देखो, मेरा करवाया हुआ भी है, अगर आप पढ़ के आए हैं
तो जरूर आप जवाब दो। जिरकोनियम के साथ ऑक्सलेट के 4 लिगेंड हैं। जिरकोनियम के साथ AC के 4 लिगेंड हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या बनेगी? हाँ बिल्कुल नया यादव जी, FXYZ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ये सवाल और बता दो फटाफट। रेफरेंस बुक के सेशन में भी करवाया हुआ है। ZR ऑक्सलेट 4-4 ZR AC। ध्यान देना पहले वाला। देखो मैंने आप एक देखो एक्चुअली होता क्या है, सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझो। लिगेंड के बीच में जो रिपल्सन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में, वो सबसे ज्यादा होता है क्यूबिक। फिर आपका आता है डोडेकाहेड्रल, और फिर आपके पास आता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेट्रिक। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेट्रिक में सबसे कम लिगेंड के बीच में रिपल्सन है। तो इसलिए जब भी बड़ी रिंग वाला आए, 6 मेंबर वाला लिगेंड आए, उस केस में सबसे ज्यादा ज्योमेट्री स्टेबल स्क्वायर एंटी प्रिज्मेट्रिक बनती है। जब आपके पास 3 मेंबर 4 मेंबर का लिगेंड आए, उसमें हमेशा ज्यादातर केस में डोडेकाहेड्रल बनता है। 5 मेंबर दोनों में बनता, इधर भी बनता है इधर भी बनता है। क्यूबिक में क्योंकि लिगेंड रिपल्सन ज्यादा है, क्यूबिक ज्योमेट्री जनरली मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ ही बनता है। ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। देखो क्यूबिक का एग्जांपल आपने देखा, अब आप ये सोचोगे कि सर क्यूबिक ज्योमेट्री में ऐसा कोई और एग्जांपल क्यों नहीं कि बाइडेंटेट लिगेंड के साथ भी क्यूबिक ज्योमेट्री एग्जिस्ट करे। क्योंकि बेटा वहां लिगेंड के बीच में रिपल्सन बाइडेंटेट आएगा, तो रिंग बनाएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा। सबसे कम किसमें होता है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेट्रिक। तो इसलिए मोनोडेंटेट का क्यूबिक का आपने एग्जांपल क्या देखा? PF8-3। डोडेकाहेड्रल में आप क्या देखते हो? आ जाओ, डोडेकाहेड्रल में आप एग्जांपल पढ़ते हो, क्रोमियम O2, क्रोमियम O8 -5-3 पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? जिसमें 3 मेंबर की रिंग बनाता है ऑक्सीजन, याद करो। अरे यही तो बनाते हो डोडेकाहेड्रल, बोलो समझा नहीं समझे? अब इस एग्जांपल में आप बिल्कुल AC आएगा, कितने मेंबर की रिंग बनाएगा? 6 मेंबर। डोडेकाहेड्रल में रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए ये किस में चला जाएगा? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेट्रिक। ऑक्सलेट आएगा, कितने मेंबर की रिंग बनाएगा? 5 मेंबर। ये किस में चला जाएगा? डोडेकाहेड्रल में। समझा नहीं? तो ये तो बनता है डोडेकाहेड्रल, और ये आपका बनता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेट्रिक। कर लोगे? समझ आया है नहीं आया भाई? बोलो, कर लोगे आप? डोडेकाहेड्रल का एक और एग्जांपल कई किताबों में दे रखा है, MO के साथ साइनाइड 8-4। ये वाला एग्जांपल भी डोडेकाहेड्रल में ही आता है। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? कर लोगे? चलिएगा, हालांकि ये सवाल सिग्नल वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे भाई, ये पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपसे। सही है, देखो -80 डिग्री के ऊपर किसी प्रकार का
जो रोटेशन होगा वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर -80 डिग्री बोला जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक सिग्नल तो इसके लिए ऑब्जर्व होगा, और बाकी जो एप्टिसिटी 1 में जो है, ये एप्टिसिटी वाले सारे प्रोटॉन अलग अलग नजर आए, यानी कि ये वाले अलग एनवायरमेंट में आएंगे, ये वाले 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन आपके अलग है, 1 2 3 और 1 4। रूम टेम्परेचर पे बोल दे तो रूम टेम्परेचर पे आपके पास एक ही सिग्नल ऑब्जर्व कर लोगे। समझ आया है नहीं आया? यस, सही है। बाकी तो देखो आरबीक्यू हमने बहुत सारे, यस एक और देखो, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट बाय कैटलिस्ट। बेंजीन का अगर हम एल्काइलेशन कराते हैं तो किससे कराते हैं, कौन से कैटलिस्ट से हम कराते हैं, बता दो भाई साहब। 4 कैटलिस्ट आपको दे रखे हैं, सही है। तो देखो आपको पता है इसमें तो हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, दैट इज वेकर प्रोसेस, इसका तो यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। बोलो, ये आपका क्या करवाता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। फिशर ट्रोप प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होता है, गैसोलीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कैरी करवाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ZSM5, सही है ना। टोलवीन में भी आइसोमराइजेशन कराता है यार, ये कर लोगे, बोलो इतनी बात समझ आ गया नहीं, सही है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन देख लिए यार मैंने, कुछ और भी आपके जो आरबीक्यू के हमने पहले डिस्कस किए वो भी रिवाइज करवाए इस सेशन में, सही है ना। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था, सही है। बताओ, क्योंकि एटकिंस का एग्जाम्पल है, आने लायक है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा। तो इसलिए जो आरबीक्यू के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, और आपके पीवाईक्यू, आरबीक्यू, और जो आपके क्लास नोट्स में जो चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, और जो टेस्ट सीरीज में जो आपके क्वेश्चन है, और जो डेली अब मैंने आपसे यूट्यूब पे क्वेश्चन कराए हैं, सही है ना, इतना आप कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, कर लोगे, बोलो, चलिएगा। तो ये था कुछ क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। बाकी मैं आपसे ये कहूंगा ऐप के ऊपर जाइएगा, ऐप के ऊपर जाके सारे अपने क्वेश्चन कवर करते रहिएगा। जो एडवांस क्वेश्चन सेशन है उनकी भी लेक्चर देख लीजिएगा, ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं, 20-20 मिनट के लेक्चर है, काफी सारे क्वेश्चन है, सही है ना, उन सबको एक बार देख लीजिएगा, सही है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है यार ऐप पे, मोर देन सफिशिएंट, कह रहा हूं उतने ही कम है, तो उनको एक बार सारों को अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सही है। कल एक टेस्ट मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नया लेके आऊंगा, सही है ना। अभी तक जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए हैं वो ठीक है, कल का जो सेशन रहेगा उसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री के और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सही है। तो कोशिश कीजिएगा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को, क्वांटम हुआ, थर्मो हुआ, इलेक्ट्रो हुआ, सही है, काइनेटिक्स हुआ, सारे टॉपिक आज ही एक बार रिवाइज करने लग जाइएगा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को कल तक रिवाइज कीजिएगा, और कल यूट्यूब पे एक लाइव टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, तो एक बार अच्छे से पढ़ के जरूर आइएगा। कल के सेशन में हम फिजिकल केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सही है, पढ़ के जरूर आना एक बार ना। चलिएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन आज के इस सेशन में हमने देखे हैं उनको एक बार अच्छे से करके पढ़िएगा। बाकी ये सवाल भी आप कर लोगे, बता ही देता हूं मैं, पहले भी मैंने करवाया हुआ है, और ये आने वाले लायक सवाल है। क्या होगा, पहले तो आप ही जवाब दे दो, ये वाला सवाल का जवाब और दे दो, फटाफट जवाब दे दो, अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। ये सवाल और बता दो, लास्ट सवाल है ये, बता दो यार, होना चाहिए सवाल पेपर में। एक तो ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, ओस्मियम O2F4 लिख के दे दो, ये लिख के दे। इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा, चलिएगा, हाँ, टेट्रागोनल कंप्रेशन डायामैग, ठीक है। उसके अलावा भी कोऑर्डिनेशन, ऑर्गन मेडली के तो यथार्थ सवाल करवा रखे हैं, सही है, बहुत क्वेश्चन करवाए, उनको करो आप, सही है, रिवाइज करो, अपने नोट्स रिवाइज करो, नोट्स जरूरी है, वो चीजें रिवाइज करनी जरूरी है, आसान चीजों में गलती नहीं कि आपने एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, सही है।
चलिएगा, कल मिलता हूँ मैं भाई फिजिकल केमिस्ट्री के सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और जिन भी बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है यार, GSE जयपुर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सही है। और आगे भी और कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप पे सारे कोर्स अवेलेबल है, सही है। चलिएगा पढ़ते रहो, बस लगे रहो, फिजिकल में लग जाओ, फिजिकल रिवाइज करो सारी आज। थैंक यू सो मच।